नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज की जो हमारी बातों का विषय है वो है माता पिता और संतान। माता पिता की जब हम बात करते हैं तो दो ऐसी छवि हमारी आंखों के सामने आती है जो हमें इस दुनिया में लेके आने की नियामक बनती है, कारण बनती है, जिनकी वजह से हम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाते हैं। उन दो के चरणों में सबसे पहले मैं अपना चरण वंदन और नमन प्रेषित करती हूँ, क्योंकि वो थे जो मुझे इस दुनिया में लेके आए। तो आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, आपसे कुछ बातें कर पा रही हूँ, तो उनके चरणों में मेरा सबसे पहले वंदन और नमन है। ईश्वर के बाद अगर दुनिया में किसी का स्थान है तो वो माता पिता का है, लेकिन मैं कहूँगी कि वह ईश्वर कैसा होता है, उस तक कैसे पहुँचा जाना चाहिए, या वह है भी या नहीं भी है, ये सब जानने समझने की जो समझ हमें आती है, वो समझ भी हमें तब आती है जब हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है। बचपन के वो कुछ साल, वो 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जिन सालों में अगर माता पिता हमारे आसपास न होते, अगर उन्होंने हमें न संभाला होता, तो न जाने आज हम कहाँ होते, हम जीवित होते भी या नहीं होते। जितने भी प्रजातियां हैं उनमें मनुष्य प्रजाति ऐसी प्रजाति है जिन्हें सबसे अधिक बचपन में केयर की, ध्यान की आवश्यकता होती है। और तब जाके जब वो केयर हमें हमारे मम्मी पापा देते हैं, हमारे माता पिता देते हैं, तब जाके हम इतने समर्थ बन पाते हैं कि हम अपने दम पर कुछ कर सके। जहाँ पे हम जानवरों की बात करते हैं तो वे पहले दिन पैदा होते हैं और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ही चलना सीख जाते हैं, लेकिन मनुष्य प्रजाति के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्हें अपने पैरों पे चलने में ही बहुत अधिक समय लगता है, और पैरों पे चलने के बाद में भी एक बहुत लंबा समय उन्हें उस उम्र तक आते आते लग जाता है जब वे अपनी देखभाल खुद कर सके या अपनी रक्षा खुद कर सके। और ये सारा का सारा समय माता पिता हमें हमारे जीवन काल में देते हैं। ये जो इतना बड़ा त्याग उनका हमारे लिए होता है, उन्हें आज की पीढ़ी, या फिर मैं कहूँ कि संतान, जिस दिन हम खुद कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं, खुद कुछ करने लायक हो जाते हैं, उस दिन हम यह कह के साइड हो जाते हैं कि उन्होंने जो किया था वो सारा का सारा तो उनका कर्तव्य था, वो तो सारे के सारे उनके कर्तव्य थे। हर एक माता पिता ही अपने संतान के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने अगर ऐसा कर लिया तो कोई बहुत विशेष कुछ अलग नहीं कर दिया, ये कह के हम पल्ला अपना झाड़ लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब बात कर्तव्य की होती है, जब हमें हमारे माता पिता के कर्तव्य याद आते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन कर्तव्य के साथ हमारे अधिकार वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे 2 पूरक चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है, और जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। इसीलिए आज का अपना विषय का नाम दिया था कि माता पिता के लिए संतान के कर्तव्य। जब माता पिता की हम बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो कर्तव्य की बात हमें करनी ही होगी, और जब कर्तव्य की बात करेंगे तो अधिकार की बात करेंगे। अधिकार तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से उन्हें लेते आए हैं और आज तक लेते हुए ही रहते हैं। तो अधिकारों पे तो कोई बात ही नहीं है, बात है कर्तव्यों की, कि हम हमारे कर्तव्यों को किस तरह समझे जो कि हमारे माता पिता के लिए है। एक बहुत बड़ा विषय जो हमारी समाज में बहुत अक्सर चर्चा में आता है, या जिसपे हम बहुत चर्चा करते हैं, वो ये होता है कि मैं ही क्यों। जैसे जिन माता पिता के 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान हैं, वो संतानें आपस में ये बात करती हुई नजर आती है कि जब हम 3 हैं तो मैं अकेला ही क्यों माता पिता का ध्यान रखूं, मेरे ऊपर ही उनकी देखभाल की जिम्मेदारी क्यों है। तो इस विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगी, और बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कि दुनिया में माता पिता केवल एक ही होते हैं। आपके माता पिता के संतानें आप कई सारी हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता एक ही है। और इस दुनिया में हमारा जितनी जिम्मेदारी हमारी संतान के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे मम्मी पापा के लिए है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हम हमारे जीवन को अगर 2 स्तर पे देखें, हमारी पहली पीढ़ी और हमारी अगली पीढ़ी के स्तर पे, तो दोनों पीढ़ियों में ही एक पीढ़ी में हमें हमारे माता पिता नजर आते हैं, जिनके लिए हमारी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती, और दूसरे स्तर पे हमारे बच्चे, जिनके लिए हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। मतलब हमारा जीवन इन दोनों पायदानों पे चलना चाहिए, तब संतुलन बना हुआ रहता है।
कि जब हम हमारे माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता के लिए अपने कर्तव्य निभाएं, तो हम भले 2 भाई 3 भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता एक ही होते हैं। और दूसरा भाई दूसरी बहन उनकी जिम्मेदारी निभा रहा है नहीं निभा रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। और अगर आप ये मुझे कहना चाहें कि उनकी भी तो जिम्मेदारी है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब किसी माता पिता के एक से अधिक संतान होती है, तो पहली संतान जब हो जाती है और दूसरी संतान होती है, तो वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अब तो दूसरी संतान हो गई, हम पहली संतान को नहीं संभालेंगे या उसका ध्यान नहीं रखेंगे। वे दोनों संतानों की जिम्मेदारी बराबर संभालते हैं, 3 होने से भी संभालते हैं, 4 होने से भी संभालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरह का स्थान हमारे जीवन में माता पिता का होना चाहिए कि हम 1 संतान हो, 2 हो, 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनकी संतान हूं तो मेरी जिम्मेदारी अपने माता पिता का ध्यान रखने की 100% बनती है और मुझे इसको 100% निभाना चाहिए। और कोई निभा रहा है नहीं निभा रहा है, उसके पहले मुझे निभानी चाहिए। और जहां तक बात ये आती है कि कुछ हम समाज के जो कुछ ठेकेदार लोग हैं, वो ये तर्क देते हुए भी नजर आते हैं कि उस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभा सके। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा सकता है, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभा सकता है, तो अपने माता पिता की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकता। वो माता पिता उससे क्या ऐसा एक्स्ट्रा मांगते हैं, क्या ऐसी एक्स्ट्रा माता पिता की डिमांड होती है कि वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, पत्नी और बेटों की निभा सकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब आप अपने पैरों पे खड़े होने की, जब आपकी उम्र हो, जब आप शादी करने की सोच रहे हो या आपके घर वाले आपकी शादी करने के लिए सोच रहे हो, तब आप बिल्कुल ये सोचिए कि आप जितना कमा रहे हो उससे आप अपने माता पिता का पेट भर पा रहे हो, और उसके बाद में कुछ बच रहा है जिससे आपको अपनी पत्नी, अपने आने वाले बच्चों के साथ बांटना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माता पिता बोझ आपके ऊपर कभी नहीं होने चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है और आपको इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक माता पिता ऐसे होते हैं जो आपको अपने से अधिक उच्च स्तर पे गया हुआ, देखा हुआ पसंद करते हैं। वो अकेले ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्होंने जो मुकाम हासिल नहीं किया वो मुकाम आप हासिल कर लो, आप उनसे भी आगे दुनिया में कहीं निकल जाओ। ये माता पिता, हर एक माता पिता की एक ख्वाहिश होती है। ये अलग बात है कि वो उनके तरीके कुछ गलत हो सकते हैं आपको उस राह पे लाने के, इस बात को मैं भी स्वीकार करती हूँ। कई बार होता है कि वो जिस तरह से हमें ट्रीट करते हैं या जिस तरह से वो हमें चलाना चाहते हैं, वो तरीके हमें पसंद नहीं आते, वो हमें बंदिश लगती है, वो हमें कैद लगता है, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं होते। उनके तरीके गलत हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं होते, उनका मकसद गलत नहीं होता। तो जब हम हमारे माता पिता से फ्रस्ट्रेट हो जाए, जब हम माता पिता पे बहुत नाराज हो, उनके ऊपर बहुत गुस्सा करें, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो चाहते तो हमें ठीक करना ही है, वो चाहते तो यही है कि हम आगे बढ़े, चाहते तो यही है कि हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो तरीका गलत है। जब हम इस सोच के साथ फिर माता पिता को देखेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा महसूस होगा और हम अच्छी तरह से उन चीज़ों को कर पाएंगे या फिर हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। एक बात पे और मैं आज आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत स्पेशल लगती है, बहुत विशेष लगती है, और वो ये है कि ये जो मम्मी पापा होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, इन्होंने बड़ा संघर्ष हमारे लिए किया होता है। बहुत संघर्ष का जीवन जी के ये हमें आज जिस मुकाम पे हम हैं उस मुकाम पे हमें पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे माता पिता तो बूढ़े हो गए, उनकी उम्र हो गई है, अब दुनिया के जितने सुख है, जितनी सुविधाएं हैं, जितने ऐशो आराम है, जितना घूमना फिरना है, जितनी तरह की होटल वगैरह जाना है, जितनी तरह की मूवी देखना है, या जितने भी तमाम साधन संसाधन हैं, उन सब के ऊपर हमारा अधिकार है, हमारे माता पिता का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो बूढ़े हो गए। ये आज बहुतायत से देखा जाता है। यहाँ तक कि मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ लोगों के माता पिता जिन्हें इन सारी चीज़ों का शौक होता है, जो मूवी देखने जाते हैं, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, उन्हीं की संतानें उनके लिए ये कहते हुए मिलती है कि ये बूढ़ी होरी लाल लगाम है, ये इस उम्र के अंदर मूवी देखने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। इस उम्र के अंदर ये उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ लोग हनीमून के लिए जाते हैं, ये गोवा जाते हैं, ये बैंकॉक जाते हैं, और भी उस तरह की जगहों पे जाने लगे हैं जहाँ पे हनीमून कपल्स जाते हैं। हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती।
जिस उम्र में उन्हें ये करना चाहिए था उस उम्र में वो आपको शिक्षा दिला रहे थे, आपकी महंगी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे खान पान के लिए वो लाखों रुपए आपके ऊपर खर्च कर रहे थे। इसलिए उस उम्र में वो घूमने नहीं जा पाए। वो जिस उम्र में जा सकते थे उस उम्र में गए नहीं, क्योंकि वो तब आपके लिए संघर्ष कर रहे थे, आपके लिए मेहनत कर रहे थे। अब जब वो अपने सारी की सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं, सारी की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपनी खत्म कर ली है, तो अब उनके पास में समय है कि अब वो सारी की सारी वो चीजें कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में नहीं की थी। लेकिन मुश्किल की चीज ये होती है कि कई बार तो वो हमें कहते हुए ही डरते हैं, उन्हें कहते ही नहीं बनता है। मन तो सबका होता है, उनका भी मन होता है, वो भी कोई रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं, वो भी अपने अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं। लेकिन हमारे जब बच्चे हो जाते हैं तो हम इन बच्चों को दादा दादी नाना नानी के पास छोड़ के खुद फ्री हो जाना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर देके हम खुद मस्त होके घूमना फिरना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, होटल्स जाना चाहते हैं, वो तमाम कार्य करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि ये कार्य युवाओं के करने के हैं, बूढ़े लोगों के करने के नहीं है। और कई बार ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये शर्म के कारण, झिझक के कारण हमें कह ही नहीं पाते कि हम भी अकेले में समय बिताना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक चीज और हम लोग करते हैं, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और इनके पोते पोती होते हैं तो हम रात को एक एक करके इनके पास इन्हें सुलाना प्रारंभ करते हैं। पहले बड़े भाई के बच्चे होते हैं वो दादा दादी के पास सोना शुरू होते हैं, और फिर छोटे भाई के बच्चे होते हैं वो दादा दादी के पास सोना शुरू होते हैं, और इनकी उम्र का 10 से 15-20 साल का पीरियड हम इन्हें अकेलापन देते ही नहीं है। जाने अनजाने में हम सब ये गलती कर देते हैं, और ये लोग झिझक के लिए, शर्म से भी हमें नहीं बोलते हैं कि हम भी अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं, हमें भी एकांत चाहिए। और ये केवल सोने में ही नहीं, जीवन के कई पड़ावों में ये वाली बात देखने के लिए मिलती है और घटित होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो बड़े हो गए, उनकी उम्र हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें खुश रहने का या फिर उन्हें अपने सपने जो उन्होंने पहले पूरे नहीं किए थे उन्हें अब पूरे करने का अधिकार नहीं है। मैं कहूंगी कि उन्हें हमें ये अधिकार देना चाहिए, हमें उन्हें वो स्पेस देना चाहिए जो उनके जीवन में कभी नहीं आया था। मैं अपने सास ससुर की अगर बात करूं तो उन्होंने अपने जीवन में लगातार 18 साल तक ट्रेन में सफर नहीं किया था। वे दोनों एक साथ ट्रेन में नहीं बैठे थे। कारण क्या था? जिम्मेदारियां। पहले उनके मम्मी पापा की उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी क्योंकि बीमार रहते थे दोनों, और फिर बच्चों की जिम्मेदारियां जो कि हर किसी मम्मी पापा पे होती है। कभी भी कहीं भी किसी शादी में जाना होता था, किसी फंक्शन में जाना होता था तो एक पीछे से नलवाड़ी में रहते थे कि बच्चों को पीछे से संभाल सके, उनका ध्यान रख सके, या फिर दादी जी दादाजी का ध्यान रख सके। तो वो जवानी के जो 18 साल जिसमें वो घूम सकते थे, एक साथ जा सकते थे, किसी ना किसी कारण से अगर वो नहीं जा पाए, और आज हम जब इतने समर्थ है या फिर आज उनके ऊपर उतनी उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं है क्योंकि उनके बेटे जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और आज हम अगर ये कहें कि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें घूमने फिरने का अधिकार नहीं है, या फिर वो क्या घूमेंगे फिरेंगे, अब तो उम्र नहीं गई, तो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत बकवास सी बात है, बहुत बकवास सा ये सेंटेंस मुझे प्रतीत होता है। जब कोई दूसरा कहता है तब भी मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपनों की आहुति दी थी, आज जब हम उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, पूरा करने का हमारे अंदर हौसला है या फिर हम समर्थ है, तो हमें आगे बढ़ के उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। हमें आगे बढ़ के उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं देनी चाहिए, भले वो मूवी जाने की हो, भले वो घूमने फिरने की हो, या फिर एकांत में समय बिताने की हो। ये सारी की सारी सुविधाएं, सारी की सारी फैसिलिटीज हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए आज के दिन। मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत बड़ा फर्ज होना चाहिए। आज मैं देखती हूँ, बहुत बार मैंने सुना है, अपने आसपास के लोगों से सुनी हुई बातें मैं बता रही हूँ आपको। अपने आसपास में मैं कई लोगों से सुनती हूँ, क्या यार, क्या इनको तो एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिलती, खाना खाएंगे तो साथ खाएंगे, कहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे, बुढ़ापे में भी ये सब करते हैं। अरे बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, उसमें भी हमें दिक्कत क्यों है? हमें क्यों आपत्ति है उनके साथ समय बिताने से? हमें खुश होना चाहिए कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, और जब उनमें स्नेह है, उनमें प्यार है, तो हम भी उस प्यार को फलते फूलते देखते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन सारी बातों को समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि जब कोई बड़े हो गए तो उन्हें भजन कीर्तन कर लेना चाहिए, भगवान का नाम याद कर लेना चाहिए, और जब हम बाजार घूमने फिरने जाएं, हम मूवी देखने जाएं,
हम दुनिया के तमाम तरह के सांसारिक कार्य करने में जब व्यस्त हो तो वो पीछे से हमारे बच्चों को संभाल ले। हमने केवल और केवल उनका जो एक पद है या उनकी जो स्थिति है, हमने हमारे घरों में उस तरह की उनकी बना दी है, और उन्होंने खुद ने भी बना ली है। हाँ, मैं भी मानती हूँ ये चीज़ कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद ने अपने आप को उस दायरे में सीमित कर लिया है, लेकिन उस दायरे में सीमित होकर भी वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया, जब हम ये कर सकते थे तो हमने नहीं किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी हम चाहें तो हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और एक संतान होने के नाते हमें इस तरह के कार्यों में पहल करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें खुद को उन्हें इन सारी सुख सुविधाओं की तरफ ढकेलना चाहिए या फिर इन्हें भेजना चाहिए कि वो इन सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाए, क्योंकि एक संतान होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत अफसोस होता है देख के, बहुत घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों को भले हम अनाथ आश्रम नहीं भेजते हैं, भले हम वृद्धाश्रम नहीं भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने ही घर में, उन्हीं के घर में मैं कहूँगी, हम उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। उन्हें ये बात सुनाने से हम बाज नहीं आते हैं कि हम हैं जो आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर उनके एक ही संतान है, और मैं कहूँगी कि माता पिता तब बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं जब उनके संतानें एक से ज़्यादा होती है। जब एक संतान होती है तब माता पिता भी ये जानते हैं कि उन्हें इसी संतान के पास रहना है, और संतान भी जानती है कि उन्हें उन्हीं को अपने पास रखना है, तो वहाँ न तो कोई कंपैरिजन आता है और ना कोई सवाल जवाब होते हैं। लेकिन संतानें जब एक से ज़्यादा हो जाती है, संतान जब 1, 2 या 3 होती है, वहाँ पे दिक्कत शुरू होती है कि जब माता पिता अगर किसी बात पे कुछ बोल दिया, किसी बात पे घर में झगड़ा हो गया, किसी बात पे तू में हो गई, जो कि स्वाभाविक होगी ही। जब हम घर में एक साथ रहेंगे और हम सोचे कि हम तू में से बच जाए, हम आपस के टकराव से बच जाए, तो ये तो असंभव है। और जब ये इस तरह का कोई टकराव आपस में हो गया, कोई बातचीत हो गई, कुछ हो गया, तो हम संतान होने के नाते उन्हें कहते बिल्कुल वक्त नहीं लगाते कि ये तो हम हैं जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम हैं जो आपको रख रहे हैं, आपके बाकी बेटे तो आपको अपने पास रखते ही नहीं है। हमें 1 मिनट नहीं लगती है ये कहने में, हम भूल ही जाते हैं कि उन्होंने हमें जो कहा है वो तो स्वाभाविक है। एक साथ घर में रहेंगे तो कोई ना कोई बातचीत तो हो ही जाएगी। हमें ये अधिकार किसने दे दिया कि हम उन्हें 1 मिनट में कह देते हैं कि ये तो हम हैं जो आपको रख रहे हैं। हम उन्हें अपने पास रख रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम निभाते हैं और हमें निभानी ही चाहिए। अगर हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो वो दिन हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस दिन हमारी संतान ऐसा ही हमारे साथ करने वाली है। और इसके ऊपर एक नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हमारे आसपास हमें सुनने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं। हम माता पिता का ध्यान तो रख लेते हैं, उनकी सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन ये सेवा आधी बार से अधिक समाज के डर से होती है और आधी बार इसलिए होती है कि क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। और मैं आपसे कहूँगी कि माता पिता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उनकी केयर करना में करनी तो पड़ेगी जैसे शब्द क्यों आते हैं, वो हमारा काम है, हमें करना ही चाहिए। जिस तरह से हम हमारे संतान का काम करते समय, उनके ऊपर खर्च करते समय ये नहीं सोचते हैं कि करना तो पड़ेगा ही, वैसे ही हमें हमारी संतान के लिए, हमारे माता पिता के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि करना तो पड़ेगा ही, क्या करूं। ये इस तरह की सोच हमारी नहीं आनी चाहिए और सच में हमें करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम अगर इन छोटी छोटी सी बातों का भी अगर ध्यान रख ले तो हमारे जीवन में रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, जो सवाल बहुत आम है और बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। मैं महिलाओं पे आ रही हूँ, महिलाओं की अब बात करूँगी मैं। जब भी किसी बेटे से ये पूछा जाए, कुछ लोगों का जैसे इंटरव्यू मैंने देखा है, बात की उनसे, तो सुनने में आया कि दीदी हम क्या करें, हम पति पत्नी के रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें। माँ बाप जब असक्षम हो जाते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, या उनकी दवाइयों का खर्च ज़्यादा हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो हमारी जो पत्नियां हैं वो हमें बहुत पिंच करती है, बहुत परेशान करती है कि आप अकेले ही इनका खर्च क्यों उठा रहे हो, आप अकेले ही इनका ध्यान क्यों रख रहे हो, इनके और भी तो बेटे हैं, उन्हें भी इनका ध्यान रखने दो। और सच में हम परेशान हो जाते हैं और न चाहते हुए भी हमें हमारे भाइयों से बात करनी पड़ती है कि 6 महीने मैं रखूंगा, 6 महीने तुम रखो, और इस तरह से हम माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं।
हम क्या करें, इस बात का हमारे पास में कोई हल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम अगर हमारी पत्नी की नहीं सुनेंगे तो उस तरह से हमारे घर में अशांति रहेगी और लड़ाई का माहौल रहेगा। और इस बात पे हम उनसे तलाक भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम तलाक भी ले लेंगे तो वो प्रोसेस भी इतनी लंबी हो जाएगी। और क्या सचमुच तलाक लेना इतना आसान है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने सास ससुर के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं तो आप ये मत भूलिए कि आपके भी माता पिता है। यहाँ पे भी दोनों तरफ से बात चल रही है। कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके माता पिता बुढ़ापे में बीमार नहीं होंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो शरीर से अक्षम नहीं होंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं सारे बेटों से, सारे लड़कों से कहना चाहूँगी, सारे पतियों से कहना चाहूँगी कि इस शर्त पे अपनी पत्नी से रिश्ते नहीं सुधारे कि आपके अपने माता पिता के लिए फर्ज आपको भूल जाने पड़े। इस शर्त पे किसी भी पति को अपनी पत्नी से रिश्ते नहीं निभाने चाहिए कि वो अपने माता पिता को ही भूल जाए या फिर उनके लिए अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। कुछ रिश्तों में तो इसीलिए दिक्कत होती है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब पत्नी आती है, नई नई जब पत्नी आती है तो उसे इतना सर पे चढ़ा लिया जाता है। बहुत साल बाद शादी हुई होती है और वो पत्नी उन्हें महारानी जैसी लगती है और वो सच में उसे महारानी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और कुछ लड़के तो ऐसा भी करते हैं जिन्होंने थोड़ा कुछ कमा लिया होता है, जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बचपन से लेके आज तक उन्होंने खुद का पालन पोषण खुद ही किया है। 2 साल 5 साल में बीते 2 साल 5 साल में उन्होंने घर खर्च के नाम पर, नया घर बनाने के नाम पर, या किसी छोटे भाई बड़ी बहन या छोटी बहन की शादी के नाम पर अगर 2 4 5 10 लाख रुपए खर्च कर दिए होते हैं तो वो अपने आप को अपनी पत्नी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इस तरह से प्रेषित करते हैं कि इस घर का हर एक खर्चा वो बचपन से वो ही उठाते आ रहे हैं या उन्हीं के दम पर ये घर चल रहा है। वो भूल ही जाते हैं कि 20 साल की उम्र में भी कमाना अगर शुरू किया होगा तो 20 साल तक तो मम्मी पापा ने ही पाला होगा। वे भूल जाते हैं ये चीज और अपनी पत्नी के सामने अपने यशोगान की इतनी लंबी चौड़ी गाथा प्रस्तुत करते हैं कि वो पत्नी जिस दिन घर में आती है उसी दिन सर पे बैठ के आती है। वो किसी को समझती ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये घर तो उसके पति के कंधों पर ही चल रहा है, उसका पति है तभी इस घर को चला रहा है। और इस कारण से भी कई बार बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी पत्नी को उतना ही सम्मान दे, उतना ही आदर दे या उतना ही अधिकार दे जितनी की वो अधिकारिणी है, क्योंकि किसी एक को अधिकार देके दूसरे के अधिकार को छीन लेना कहीं से भी समझदारी नहीं है। बात पत्नी को अधिकार देने की होती है, लेकिन ये नहीं होती कि आप अपनी माँ से उनके अधिकार छीन लो। जब हम इस तरह का काम कर देते हैं शुरुआत में, जब हम रिश्तों में बैलेंस शुरुआत में नहीं बनाते हैं या फिर हम लिबरल हो जाते हैं, हमें इस बात की परवाह ही नहीं होती, हम इस बात को सोचते ही नहीं है कि हमारे घर में हमारी पत्नी आ गई है, अब इसका घर में कितना बड़ा रोल है या घर में अपने माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार करने वाली है। जिस दिन पत्नी हमारे घर में आती है उस दिन भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम पत्नी को हमारे माता पिता के हवाले करने के पहले ये इस बात में आश्वस्त हो जाए कि मेरी माँ अच्छी माँ तो है लेकिन वो अच्छी सास है कि नहीं। इस बात के लिए भी हमें आश्वस्त होना जरूरी होता है। और जिस दिन हम हमारे माता पिता को अपनी पत्नी के हवाले करते हैं उस दिन हमें ये सोच के आश्वस्त होना जरूरी होता है कि हमारी माँ बाप सही हाथों में है कि नहीं। और जब 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब आप वॉच कर लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिना कहे, अपने तरीके से इन सारी चीजों को आप वॉच कर लो, देख लो, आश्वस्त हो जाओ कि नहीं ये बिल्कुल सही महिला है, ये एकदम सही है, मेरे माता पिता के लिए, मेरे माता पिता का बहुत ध्यान रखेगी, उनकी बहुत केयर करेगी, जो केयर उनके हिस्से में आनी चाहिए वो सारी निभाएगी, उस दिन आप आश्वस्त हो सकते हो। लेकिन तब तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने माता पिता के लिए सोचने की आवश्यकता है। करेगी पत्नी भी आपको आंखें कब दिखाने लगती है, पत्नी भी आपके आगे कब बोलने लगती है, उस दिन बोलने लगती है जब आप पत्नी के सामने आके ये रोना रोते हो, मैं तो आज मूवी जाने वाला था, मेरा तो आज मूवी जाने का मैंने प्लान बनाया था लेकिन मम्मी ने पूरा बजट गड़बड़ा दिया, मम्मी को डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है। जो पैसे मूवी देखने के लिए बचा के रखे थे वो पैसे मम्मी के इलाज पे खर्च करने पड़ेंगे। और जब भी इस तरह के सेंटेंस आप अपने मम्मी के लिए यूज करते हो, अपने पापा के लिए यूज करते हो, तब वो पत्नी भी इतनी पावर में आ जाती है, इतना उसका साहस हो जाता है कि वो अपने सास ससुर के खिलाफ जा पाए या अपने सास ससुर के खिलाफ कोई काम कर पाए। ये अधिकार भी हम उन्हें देते हैं, वो अपने साथ लेके नहीं आती है, बिल्कुल नहीं लेके आती है। ये अधिकार हम उन्हें दे देते हैं, ये इस तरह का रोना रोके,
ये एक परिवार की जब हम बात करें तो उसमें हम संतान के साथ माता पिता को अगर गिन लें तो ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। आजकल एक नया कंसेप्ट और हमारी सोसाइटी में आया है, हमारे समाज में आया है, विथ फैमिली। आजकल कार्ड्स पे लिखा हुआ होता है विथ फैमिली, और उस विथ फैमिली का मतलब होता है कि आप अपने बेटे और बेटी के साथ किसी भी शादी में, किसी भी आयोजन में जा सकते हो। मैंने नया कल्चर ही अभी देखा है इन सालों में, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस कल्चर के नाम पर। ठीक है, हम भाई के बेटों को मना कर दे, साथ में न जोड़े, समझ में आता है, लेकिन इस विथ फैमिली में मम्मी पापा को भी शामिल नहीं किया जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आ गया है, हम मम्मी पापा को भी उस विथ फैमिली में शामिल नहीं करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह की चीजें कैसे हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, और हमारा समाज इन्हें स्वीकार करते हुए जा रहा है। हम आज की पीढ़ी के लोग स्वीकार करते जाते हैं। आज हम बड़े प्यार से उन कार्ड को अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं कि देखिए मम्मी पापा, आज शाम को हमारा खाना मत बनाना, ये कार्ड आया, और उस कार्ड पे लिखा हुआ होता है विथ फैमिली। और अब सोचिए आप, उस कार्ड पे जो विथ फैमिली लिखा हुआ है, वो विथ फैमिली ही हमें हमारे मम्मी पापा से तोड़ रहा है, उन्हें इस बात का एहसास करा रहा है कि इनके बच्चे हो गए तो इनका परिवार अलग हो गया और हम अलग है। यहाँ अगर वेस्टर्न कल्चर की हम बात करते हैं तो मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी। वेस्टर्न कल्चर में अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है तो वहाँ माता पिता की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। वहाँ बच्चा जब 14-15 साल का हो जाता है तभी वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है, और उसके ऊपर जो खर्च होता है पढ़ाई से लेके और भी सारी चीज़ों का वो खुद उठाने लगता है। उसके बाद मम्मी पापा की वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, और जब वहाँ जिम्मेदारियाँ मम्मी पापा की ही नहीं बनती है तो बच्चों की भी मम्मी पापा के लिए कोई खास जिम्मेदारियाँ वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम 25 साल, 26 साल, 30 साल के हो जाए, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, CA बन रहे हैं, या और भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल इस बात को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि 30, 35, 40 लाख रुपए हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर खर्च करे ही, भले कहीं से भी लेके आओ। मैंने तो ऐसे बच्चे भी सुने हैं, ऐसे बच्चों को बोलते हुए सुना है जो बड़े आराम से, बड़े प्यार से कहते हैं कि वो नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हो गई कि मम्मी पापा इतना मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते। हम तो इतने फॉर ग्रांटेड अपने मम्मी पापा को लेते हैं, आज भी हम लेते हैं। तो जब हम हमारे मम्मी पापा को इतने फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों कह सकते हैं उनके बुढ़ापे में कि मैं उनकी सेवा क्यों करूं, मैं उनका ध्यान क्यों रखूं? किस तरह से, कौन से मुंह से हम ये कह सकते हैं जब हम आज उन्हें इतने फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? ये बात समझने की आवश्यकता है, ये समझने की हमें बहुत हद तक आवश्यकता है। मैं देखती हूँ कि आज हम, ये जो दादी दादा है, नानी नाना है, इन्हें हमने अपने बच्चों से दूर कर दिया है। दिन भर पढ़ाई करो, खेलो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, आके ट्यूशन करो। मैंने बहुत घरों में ये देखा है कि ये बच्चे मम्मी पापा अपने दादी दादा के पास या तो जाते ही नहीं है, या कभी चले भी गए तो तुरंत बहू आवाज लगा के उन्हें बुला लेती है, क्या उनके साथ बैठे हो, बीमार हो जाओगे। मैंने ये भी कहते हुए सुना है। वो बीमार है, दिन भर खांसते रहते हैं, उनके रूम से दवाइयों की गंध आती रहती है, तुम उस रूम में जाओगे तुम भी बीमार हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, आज आप ये कह रहे हो, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे आप तो अपने पोते पोती को रोक रहे हो उनके कमरे में जाने। आपके बेटे बहू आपके कमरे में नहीं आएंगे, आपके ऊपर एक नर्स रख देंगे, या क्या पता वो भी ना रखे आने वाले जमाने में। अपने पोते पोती को ये कहने से पहले कि दादी दादा के पास मत जाओ, तुम भी बीमार हो जाओगे। ध्यान रखना इस बात का कि आपके जीवन में भी वो दिन आने वाले हैं। और ये जो दादी दादा है, ये पोते पोतियों को जो सिखा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो हम 3 जन्म में लेके भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो उनके मम्मी पापा ही बन के रहेंगे, दादी दादा नहीं बन सकते हैं कभी भी। दादी दादा का एक अलग महत्व होता है। मैंने अपने दादी दादा को देखा है, मैंने उनके साथ अपना जीवन बिताया है, तो मुझे मालूम है कि मेरी जो सहनशीलता है, मेरी जो सहन शक्ति है, वो उन बच्चों से कितनी ज़्यादा है जो दादी दादा की परवरिश में बड़े नहीं हुए, जिन्हें दादी दादा का प्यार नहीं मिला। जब हम 2 जनरेशन के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो हमारी परवरिश कुछ अलग तरह से होती है एक जनरेशन के साथ जन्म बिताने वालों के कंपेयर में। और वो अधिकार हमें हमारे बच्चों से छीनना नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि आज वो बहुत खुशनसीब है जो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को दादी दादा का मतलब समझ में आता है और उनका प्यार मिलता है और वो रिलेशंस को समझ पाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन दादी दादा को हम केवल अवैतनिक सर्वेंट हमारे घर में न रखें। हमारे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो उनको ध्यान रखने के लिए हम आया की जगह उनका इस्तेमाल न करें। ये बच्चे जब बड़े हो जाए तब भी हम उन बच्चों को भी ऐसा सिखाएं कि ये हमारे घर के बड़े हैं और ये ही मेन है। एक किस्सा और मैं आपसे बांटती हूँ, अपना टाइम हो गया है फिर भी मैं वो किस्सा आपसे बांटना चाहूँगी।
पुरानी बात है, किसी के घर गई थी मैं वहाँ जब उनके घर गई तो वे मुझे बड़े प्यार से अपना बेडरूम दिखा रहे थे। मैंने उनका बेडरूम देखा तो मैं थोड़ा सा वास्तु जानती हूँ, मैं सही गलत नहीं बता रही हूँ कि वास्तु मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ, वास्तु का नॉलेज है मुझे थोड़ा सा। तो वे मुझे बार बार कह रहे थे कि ये मास्टर बेडरूम, ये मेरा बेडरूम, सॉरी, वो मुझे बता रहे थे कि ये उनका बेडरूम है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका घर का जो नक्शा है या आपके घर की जो दिशाएं हैं उनके अनुसार तो इस जगह मास्टर बेडरूम होना चाहिए, तो ये आपका रूम कैसे हुआ? क्योंकि उनके सास ससुर दोनों थे। तो वो लेडी मुझे कहती है मास्टर बेडरूम तो हमारा ही होगा। मैंने उनसे पलट के पूछा आपका क्यों होगा? मास्टर बेडरूम तो जो घर के हेड होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उनका होता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्हें तो काम छोड़े ही 10 साल हो गए, कमाते तो मेरे पति है, और जो घर में कमाता है उसी का मास्टर बेडरूम होता है। ये नई परिभाषा मैंने उस दिन सुनी थी। उन्होंने मुझे पलट के जवाब दिया कि जो घर में कमाता है उसका होता है मास्टर बेडरूम, तो मेरे सास ससुर का कैसे हो सकता है? मास्टर बेडरूम तो मेरा ही होगा। ये कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन सोचिए आप, आज भी मुझे याद है उस लेडी के कहे हुए शब्द आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं कि मास्टर बेडरूम तो उसका होगा जो कमाता है। क्या सच में हमारे घरों की परिभाषाएं इस आधार पे अब निश्चित होने लगी है? कमाने उसका पति आज लगा है, उसके पति को इतना बड़ा करने में जिन्होंने कमाया था उनका अधिकार कहाँ गया? क्या जा रहा है आपका मास्टर बेडरूम अगर अपने सास ससुर के हिस्से में दे दो और आप दूसरा कोई कमरा ले लो, क्या जाता है? लेकिन उनकी इज्जत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी नज़र में आप कितने बड़े हो जाते हो और बाकी सबकी नज़र में। आप सोचिए कि वो जो सास ससुर थे, उनको अगर मेरा जैसा किसी ने जाके उनसे पूछ लिया कि मास्टर बेडरूम में आप क्यों नहीं हो, आपको तो उस रूम में होना चाहिए, जो थोड़ा वास्तु का ज्ञान रखता है उसने जाके उनसे पूछ लिया, तो वो जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। वो उनको क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उनको कि मेरी बहू, मेरा बेटे की सोच ये है कि हम कमाते नहीं है तो मास्टर बेडरूम हमारे हिस्से में नहीं आ सकता है। किस तरह की सोच हमारी हो गई है, किस तरह की मानसिकता का स्तर हमारा गिर गया है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से आज डिसाइड करने लग गए कि कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा। उस हिसाब से हमारे घर के कमरे डिसाइड होने लग गए। कितना अच्छा हो अगर मास्टर बेडरूम में मास्टर ही रहे, जो घर का मालिक है, जो मेन है, वो ही उस कमरे में रहे, तो कितना अच्छा हो सकता है। भले वो, अरे उसने तो जीवन भर कमाया है, 60 साल 65 साल की उम्र में आके अगर उसने कमाना बंद कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? और कमाना भी क्या बंद किया? मैं कहूंगी कि उन्होंने जितना कमाया होगा, जितना पैसा आपको बिजनेस में लगाने के लिए दिया होगा, जितना आपकी पढ़ाई पे खर्च किया होगा, जितना बड़ा मकान आपको जमीन लेके आपको दे दिया होगा, वो अगर आपके ऊपर उतना खर्च ना करते और उसके ब्याज से भी वो अगर कमा लेते तो आज उतना होता उनके पास कि उन्हें कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो हर महीने उतना पैसा उनके पास अपने आप आ रहा होता अगर उन्होंने आपके ऊपर इतना खर्च नहीं किया होता। लेकिन हम वो सारा खर्च भूल जाते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन याद नहीं रहती, हमें कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो हमें केवल अपना स्वार्थ, अपनी दुनिया, और न जाने क्यों हम इस उम्र के लोग ये तो भूल ही जाते हैं कि हम कभी बूढ़े होंगे। हम जो कर रहे हैं वो हमारी संतानें हमें करते हुए देख रही है, ये तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बुरा तो हम उनके साथ करते हैं जिनमें एक पति या एक पत्नी की मौत हो जाती है। पति की मौत हो जाती है या फिर पत्नी की मौत हो जाती है, उनके बारे में तो उनके साथ हम सबसे बुरा करते हैं। वो तो ऐसे ही दुखी रहते हैं क्योंकि उनका जीवन साथी जा चुका होता है। वो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं, थोड़ी उन्हें नाराज़गी भी होती है, थोड़ा सा वो अनसिक्योर भी होते हैं कि अब कैसे उनका जीवन चलेगा। बहुत सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या उनकी जो थोड़ी नाराज़गी है, उस नाराज़गी का तो हम बदला 4 गुना उनसे नाराज़ होकर देते हैं और उन्हें घर में बिल्कुल इस तरह से उनकी हालत बना देते हैं कि उन्हें घर के किसी कोने में बिठा दिया और बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। खाने के टाइम हम उनसे जाके खाने के लिए पूछ लेंगे, चाय के टाइम चाय के लिए पूछ लेंगे, और बाकी वो जाने, उनका कमरा जाने या फिर उनकी दुनिया जाने। ना उन्हें हम रसोई घर में प्रवेश देते हैं, ना उन्हें हम घर में प्रवेश देते हैं, और ना हमारे बच्चे कभी 2 मिनट 5 मिनट उनके पास जाके बैठते हैं। हमने हमारे घर में पूरे परिवार का एक साथ बैठ के 10 मिनट आधा घंटा बात करने का तो सिस्टम ही नहीं बनाया है। और इस तरह से ये जो अकेले बच जाते हैं, इनको हम एक किस्सा और बताती हूँ। मेरे को छोर का किस्सा है, मुझे आज भी याद है। एक बार सास में और बहू में और ससुर में किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ गया, कुछ ज़्यादा झगड़ा हो गया। सास नहीं थी, ससुर अकेले ही थे। किसी बात को लेके झगड़ा हुआ और वो बहू कहती है
झगड़े गुस्से गुस्से में उस बहू ने अपने ससुर से कहा, 2-3 बेटे थे उनके, एक बहू से झगड़ा हुआ जिनके पास वो खाना खाते थे, और वो बहू गुस्से गुस्से में अपने ससुर से कहती है कि मुझे मेरे बेटे की सौगंध है जो मैंने कल से आपको खाना डाला, गुस्से गुस्से में। और फिर वो हमारे घर में आके बड़े जोर शोर से मेरे दादाजी को आके बताती है ये बात कि मैंने तो आज ये नियम ले लिया कि मैं अपने ससुर जी को कभी खाना नहीं डालूंगी, अब उन्हें पता चलेगा। तो मेरे दादाजी ने उन्हें जवाब दिया कि बेटा तुम उन्हें खाना मत डालो, लेकिन तुम इस भरोसे मत रहना कि वो भूखे रहेंगे। और सच में दादाजी का जवाब इतना शालीन, इतना शानदार जवाब था कि दूसरे ही दिन वो बहू आके दादाजी के पास, जिन्हें मैं बापूजी कहा करती थी, से आके माफी मांग के गई कि नहीं काका जी मैंने गलत कह दिया था, गुस्से में मुझे कंट्रोल नहीं रहा, मैं काबू नहीं कर पाई। बस बापूजी ने इतना ही जवाब दिया कि बेटा तुम कुछ भी नियम ले लो, तुम अपने ससुर को खाना नहीं डालोगी, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भूखे तो फिर भी नहीं रहेंगे, उनका पेट तो भरेगा। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि हम नियम भी कैसे ले लेते हैं। ठीक है, झगड़ा हो गया, किसी बात पे लड़ाई हो गई, लेकिन हम ये नियम ले ले कि मुझे मेरे बेटे की सौगंध है अगर मैंने आपको खाना डाला। ये मैंने एक किस्सा बताया आपको, ये हमारे आसपास के किस्से हैं। ये जो वास्तु वाला मैंने किस्सा बताया आपको, ये किस्सा बताया, जो मैंने पहले वाला किस्सा बताया कि अपने ही घर में चोरी करके खाने की नौबत आ जाती है, ये हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को इस नौबत पे पहुंचा देते हैं, इस सिचुएशन में हम पहुंचा देते हैं। हम इस नौबत में पहुंचा देते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि कुछ बीमारी हो गई, वो बेचारे हमें कहने से डरते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ है, क्योंकि हम जिस तरह से उनको रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से मुंह बनाते हैं, वो बेचारे पहले ही डर जाते हैं कि मैं अभी कुछ कहूंगा और ये इतना लंबा चौड़ा हमें ज्ञान दे देंगे कि ये खा लेते हो इसलिए ये हो गया, आप तो खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है इसलिए पोटी लगने लग गई, ऐसा नहीं करते इसलिए ऐसा हो गया, दिन भर खड़ा रहने के लिए कौन कहता है इसलिए पैर दुखने लग गए, छत पे कल आधे घंटा ज्यादा घूम लिए इसलिए कमर दुखने लग गई, और भी न जाने क्या क्या चीजें। और वही अगर वो कभी कहे कि मुझे ये तकलीफ है और हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए, हो सकता है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलेगी कि वो डॉक्टर के पास जाके आ गए, अब वो ठीक है। क्योंकि जिस उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बचपना आता जाता है, तो इस बचपने की हमें कद्र करनी चाहिए, इस बचपने की हमें इज्जत करनी चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो जो बचपना उनके अंदर समय के साथ साथ आ रहा है, उस बचपने को हम जिए वापस से, उनके साथ एंजॉय करें उसको, और उन्हें सच में इस बात का एहसास कराएं कि हम उनके आसपास हैं। और आप मेरी बात मान के चलिएगा, मैं बहुत विश्वास के साथ ऐसा कह सकती हूँ कि आप अगर अपने मम्मी पापा के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी कर देंगे, कुछ अननेसेसरी जो आपको लगता है अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू व्यर्थ खर्च हो रहा है, वो अगर आप कर भी देंगे तो भी आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है। हो सकता है कि आप महीने में एक मूवी कम देखने जा सको, हो सकता है कि आपको एक होटल में कम आप खाना खा सको महीने में एक बार, इससे ज़्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना ही फर्क आपकी पॉकेट पे पड़ेगा बस। लेकिन आप कर दीजिए उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी, उनके छोटे छोटे शौक पूरे आप कर दीजिए, फिर देखिए कि उनकी जितनी दुआएं आपको मिलती है और उन दुआओं से आप कितना आगे जाते हैं, कितनी खुशी उन्हें मिलेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके आसपास के माता पिता इतने अभाव में जी रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं, और उनके जो बच्चे हैं या उनके बच्चों के बच्चे हैं उन्हें प्रत्येक समय घेरे हुए रहते हैं, उनके पोते पोती दादा दादी करते हुए उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कितनी खुशी, कितनी बड़ी खुशी हम उन्हें दे देंगे, आप सोच के देखिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम हमारे माता पिता को हमारे माता पिता समझें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बिल्कुल न भूलें कि जिस उम्र में हमने अपने अधिकारों की मांग करके उनके कर्तव्यों को खड़ा किया था, आज वह दौर उलट गया है। आज अधिकार उनके हैं और कर्तव्य हमारे हैं, आज पासा पलट गया है। तो हम जितने कर्तव्यों का पालन करेंगे उतना ही उनके अधिकारों की हम इज्जत रख पाएंगे, वैसे ही जैसे बचपन में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया था और हमारे अधिकारों का मान रखा था, और आज हमारी बारी है और हमें ये करना ही चाहिए। कल तक के लिए अलविदा, आप सभी को मेरा नमस्कार।